नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के प्रोग्राम आमना सामना में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में तलबा तहरीक को एक नई जहत और एक नई सिमत अता की है। हमारी मुराद है सैयद वलीउल्लाह कादरी से, जो वरंगल से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनके कारनामों ने तलबा तहरीक को एक नई जहत, एक नई सिमत पर गामज़न किया है। आपको याद होगा और आप जानते होंगे कन्हैया कुमार को, उमर खालिद को, शहला रशीद को, इन्हीं के दौरे सदारत में वो मंजर आम पर आए थे। आपको ये भी बता दें कि सैयद वलीउल्लाह कादरी का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि JNU जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और जो इनकलाबी मरकज़ कहलाता है, वहाँ पर पहली मरतबा तारीख़ में एक लेफ्टिस्ट सदर मुंतखब हुआ था कन्हैया कुमार की शक्ल में। हमारे दरमियान जनाब वलीउल्लाह कादरी साहब मौजूद हैं और उनसे मैं चाहूँगा कि कई एक सवालात करूँ तलबा तहरीक के बारे में और हिंदुस्तान को दरपेश मसाइल के बारे में और उनके अपने कारनामों के बारे में। सैयद वलीउल्लाह कादरी साहब के बारे में आपको ये भी बताता चलूँ कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब एक तालिब इल्म रोहित वेमुला का कत्ल होता है, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने फांसी ली है, लेकिन लेफ्टिस्ट जो है वो उसे कत्ल करार देते हैं। तो कन्हैया कुमार के साथ आवाज़ उठाने में सैयद वलीउल्लाह कादरी का अहम रोल होता है। इसी तरह JNU से एक तालिब इल्म को, नजीब को जब अगवा किया जाता है और उस पर जुल्म किया जाता है तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाने वाले सैयद वलीउल्लाह कादरी होते हैं और दूसरे तलबा कायदीन होते हैं। सैयद वलीउल्लाह कादरी से मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि आज तलबा बरदरी क्यों परेशान है? जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर नए तालीमी पॉलिसीज़ के नाम पर जिस तरह से हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने की कोशिश की गई, आपको मैं एक मिसाल बताऊं कि जिस तरह से पहली बार तो मोदी सरकार जब हुकूमत संभाली तो उन्होंने कहा कि एजुकेशन के अंदर हम रिफ़ॉर्म करेंगे। रिफ़ॉर्म का मतलब ये हुआ, ठीक है हम रिफ़ॉर्म करना क्या चाह रहे हैं आप, पहले आपकी पॉलिसी तो बताएं। जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम रिफ़ॉर्म के नाम पर एक अल्टरनेट एजुकेशन पॉलिसी इस देश को देना चाह रहे हैं, जिसके ज़रिए हम इस देश के पूरे एजुकेशन सिस्टम को KG से PG तक हम बदलेंगे। तो जब इन्होंने T सुब्रमण्यम कमेटी को डाला एजुकेशन के रिफ़ॉर्म के नाम पर, जब वो कमेटी रिपोर्ट देती है तो बहुत ताज्जुब लगता है इस देश के अंदर। वो तो ऐसी रिपोर्ट देती है पूरा सारे के सारी झूठ एजुकेशन के अंदर रखा जाए और मजहबी के बुनियाद पर, ख़ासतौर एक मज़हब हिंदुत्व की जहनीत के बुनियाद पर इस देश के एजुकेशन सिस्टम को चलाने की बात करती है और यहाँ पर उसी तरह से सिलेबस को लाने की बात करती है। हमने जब इसको पढ़ना शुरू किया जब सुब्रमण्यम कमेटी को, तो उसमें देखा पहली लाइन से ही ये लोग ये शुरू करते हैं कि मिसाल ये दी जाती है कि रामायण के जब से मिसाल दी जाती है कि गुरुकुल जो एजुकेशन सिस्टम था वो मॉरल एजुकेशन सिस्टम था। वैसा सिस्टम इस देश को चाहिए जहाँ पर ऊंच नीच और जातिवाद और साथ साथ वहाँ पर आला जातियों के लिए ही एजुकेशन हो और वहाँ पर गरीब लोग पढ़ना पाए और नीची जातियों को एजुकेशन से दूर रखा जाए, ये इनके एजुकेशन पॉलिसी थी। लेकिन हमने इस एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह से नकारा। हमने कहा कि ये हिंदुस्तान सेकुलर कंट्री है, ये हिंदुस्तान सिर्फ सेकुलर नज़रियात के तहत ही चल सकता, क्योंकि हिंदुस्तान का दस्तूर कहता है कि यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी भी सेकुलर होनी चाहिए और उसके अंदर साथ साथ साइंसी टेम्पर भी होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार मानने से कासिर थी। कभी ये सरकार ने कहा कि नहीं हम ऐसा ही एजुकेशन सिस्टम लाना चाह रहे हैं जिसको RSS तैयार करता है, जहाँ पर इनके मोहन भागवत कहते हैं कि यहाँ पर ये एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो हमने इसके ख़िलाफ़ बड़ी जंग की, बड़ी लड़ाई, दिल्ली की सड़कों पर हमारे हज़ारों स्टूडेंटों को हमने उतारा और नई एजुकेशन पॉलिसी को जलाया और कहा कि नई एजुकेशन पॉलिसी हिंदुस्तान के अंदर नहीं चलेगी, क्योंकि हिंदुस्तान का एजुकेशन जो है ये सेकुलर किरदार के बुनियाद पर बना गया है। ये हिंदुत्व आपका जो नफरत फैलाना एजुकेशन के अंदर बंद करिए। एजुकेशन के अंदर ऊंच नीच नहीं हो सकता। जब हमने ये बगावत की तो सरकार को सुब्रमण्यम कमेटी को पीछे लेना पड़ा। ये हमने इस देश के अंदर एजुकेशन जो ख़तरा था तलबा के ऊपर, उस ख़तरे को हटाने का काम हमने किया गया। साथ साथ इन्होंने इस देश के अंदर एक नई एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर UGC को रद्द करने की कोशिश की। ये भी एक स्टूडेंटों के ऊपर बहुत बड़ा ख़तरा था, उनके मुस्तकबिल का सवाल था, क्योंकि UGC जिसको मौलाना आज़ाद ने, ये चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी मुस्लिम दानिश्वर रहे, जितने भी यहाँ सोच रखने वाले रहे, उनके कारनामे तारीख़ से हटा दिए जाए। इन्होंने मुग़लों को इसके अंदर तारीख़ के अंदर कब्ज़ेदार बताकर और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़वाने की कोशिश की। एजुकेशन के अंदर शिवाजी और औरंगज़ेब की लड़ाई को हिंदू मुस्लिम लड़ाई से इन्होंने जोड़ने की कोशिश की।
साथ साथ औरंगज़ेब के नाम को बदलने की कोशिश की गई और किसके नाम पर, जो कलाम के नाम पर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तो इस तरह से नफरत फैलाने का काम किया गया। सारे दौर को एजुकेशन के अंदर, जो तारीख के अंदर है, मुग़लों का हो चाहे किसी का भी मुसलमान बादशाहों के दौर को एक नफ़रत में ढालने की कोशिश की गई। उस दौर को एक जुल्म ज़्यादतियों का दौर बताने की कोशिश की, उसको वो एजुकेशन के अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे। इसको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि सारे मुस्लिम रूलर्स इस देश के अंदर गद्दार थे जिन्होंने यहाँ पर हिंदुओं को मारने का काम किया। ये इस तरह से कि एजुकेशन के अंदर एक कम्युनलाइजेशन को करने की कोशिश की जा रही थी। तो हमने इसके ख़िलाफ़ भी हमने काम की और उसी एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये लोग यूजीसी को भी ख़त्म करना चाह रहे थे। यूजीसी जो एक मकसद के लिए बनी थी, यूजीसी को इस ग्रैंड कमीशन, मौलाना आज़ाद जब पहले हिंदुस्तान के तालीमी वज़ीर बने तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि इस देश के अंदर सारे यूनिवर्सिटीज़ को मॉनिटर करने के लिए एक इदारा होना चाहिए, जो इदारा यहाँ के यूनिवर्सिटी के किरदार को तय करे, यहाँ की यूनिवर्सिटी के एक डिसिप्लिन को तय करे, यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर किस तरह से यूनिवर्सिटी का काम होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का जो थिंकिंग आइडिया है, यूनिवर्सिटी का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, उसको किस तरह से बरकरार रखा जाए, किस तरह से उसको बढ़ाया जाए, उस कॉन्सेप्ट को लेकर मौलाना आज़ाद की दानिश्वरी ने काम किया। और वो मौलाना आज़ाद ने 1952 में ये यूजीसी को बनाया, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि यूजीसी बरकरार रहे, क्योंकि वो मौलाना आज़ाद का कारनामा था। वो चाहते थे कि यूजीसी को ख़त्म कर दिया जाए और उसकी जगह पर हायर एजुकेशन कमीशन को लाया जाए। तो हमने इसके ख़िलाफ़ भी बगावत की। ये भी हिंदुस्तान के तलबा के ऊपर बहुत बड़ा ख़तरा था। अगर यूजीसी ख़त्म हो जाता तो ये सारे देश के सरकारी यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म हो जाते। और ये लोग चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी इनके कंट्रोल में रहे और वो कंट्रोल से ये लोग सवाल करने वालों को ख़त्म करें और इनके चमचागिरी करने वालों को यूनिवर्सिटी में रखे। और यूनिवर्सिटी को हम कहते हैं यूनिवर्स, यानी कायनात, एक दूसरी कायनात, जहाँ पर सोचने समझने की सलाहियत होती है, जहाँ पर एक नए आइडियाज़ आते हैं, जहाँ पर एक नई तरीके से एजुकेशन पॉलिसीज़ पर डिस्कस की जाती है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई, वो स्ट्रक्चर को बर्बाद करने की कोशिश की। तो हमने उसके ख़िलाफ़ भी ये ख़तरा है हिंदुस्तान के तलबा के ऊपर ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम पर ख़तरा है। और इससे हिंदुस्तान के तलबा का मुस्तकबिल भी बर्बाद हो सकता है। इसको हमने इसके ख़िलाफ़ हमने लड़ाई लड़ी और सरकार को ये पीछे लेना पड़ा। तो इस तरह के ख़तरे आज तलबाओं के ऊपर, आज स्टूडेंटों के ऊपर, जो मोदी सरकार आने के बाद झूठे वादों से इनके ऊपर एक कम्युनल अटैक के ज़रिए इनको दहशत की राजनीति के अंदर डालकर एजुकेशन को बर्बाद कर अंबानी, अड्डानी, कारपोरेट सेक्टर को वेलकम कर सरकारी शिक्षा को ख़त्म कर ये अपनी राजनीति बनाना चाहते हैं। और ये पूरी तरह से ये साफ़ हो गया कि ये शिक्षा को, ये तालीम को देना नहीं चाहते बल्कि तालीम को बेचना चाहते हैं, तालीम का कारोबार करना चाहते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा कि जिस माशरे के अंदर तालीम की ख़रीदो फ़रोख्त हो, जिस माशरे के अंदर तालीम की ख़रीदो फ़रोख्त हो, वो माशरा दानिश्वरों को पैदा नहीं करता बल्कि वो माशरा जाहिलों को पैदा करता है। तो आज इस समाज के अंदर यही हो रहा है कि यहाँ पर तालीम को बेचा जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है, सिर्फ इसको यही सिखाया जा रहा है, उसको सोचने की सलाहियत से महरूम किया जा रहा है, उसको समझने की सलाहियत से महरूम किया जा रहा है, उसको पूरी तरह से एजुकेशन सिस्टम को जो ख़त्म करने की इनकी जो पॉलिसी है, आज जो तलबा को आज ख़तरा नज़र आ रहा है, यही सारे ख़तरे हैं जो आज हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम को बर्बाद कर रहे हैं, जिसके ज़रिए आज हिंदुस्तान का तलबा का मुस्तकबिल भी ख़तरे में है। इसके लिए इस मुस्तकबिल को संवारने के लिए, तलबा के मुस्तकबिल को बचाने के लिए, तालीम के मुस्तकबिल को बचाने के लिए हम सबको चाहिए कि एक नई लड़ाई की तरफ हम बढ़ें और यहाँ पर कैसी तालीम होनी चाहिए और ये तालीम को किस तरह से ले जाना चाहिए, इसके लिए कॉमन एजुकेशन सिस्टम की हम मांग करें और एक KG to PG फ्री एजुकेशन की हम मांग करें। ये जो फीस हैक किया जा रहा है, फीसों की जबरन वसूली जो स्कूल्स और कॉलेजेस में हो रही है, सिर्फ फीसों के लिए कॉलेजेस स्कूल लगाए जा रहे हैं, तालीम देने के लिए लगाए जा रहे हैं, इन सब को बंद करने का काम करें। ऐसी राजनीति हम बनाएं इस देश के अंदर कि ये राजनीति के ज़रिए यहाँ की तालीम भी बचे, यहाँ की तलबा का मुस्तकबिल भी बचे और ये देश नई उड़ान की तरफ चले, एक देश नई तरक्की की तरफ चले। तो इस तरक्की के लिए चलने के लिए तालीम ही एक ऐसा हथियार है जिसको हम देश और समाज को बदल सकते हैं।
सकते हैं, माशरे को बदल सकते हैं, दानिश्वरों को पैदा कर सकते हैं और इन दानिश्वरों के ज़रिए यहाँ पर एक अच्छी सोसाइटी और एक सखावत को हमारी बचाने का काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज देश के अंदर तलबाओं के ऊपर जो ख़तरा है और साथ साथ एजुकेशन के ऊपर जो ख़तरा है, जो तलबा का जो मुस्तकबिल आज जो ख़तरे में नज़र आ रहा है, इसको बचाने की आज ज़रूरत है। हम भी यही समझते हैं कि इसको बचाना चाहिए और आगे बचाने की लड़ाई में सबको शामिल करना चाहिए। धन्यवाद। सैयद वलीउल्लाह कादिर साहब, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में तलबा के मसाइल पर रोशनी डाली है, उनकी क्या परेशानियाँ लाहक हैं उस बारे में बताया है और तलबा को क्या करना चाहिए ये भी बहुत ही अच्छे अंदाज में बताया है। मैं समझता हूँ कि तलबा बरादरी को इस बारे में, अपने मसाइल के बारे में अच्छी तरह वाक़फ़ियत होगी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये दूसरा सवाल आपसे ये है कि जो मुल्क के हालात हैं, जो हमारी रियासत के हालात है, मैं समझता हूँ कि मुल्क के हालात तो बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही गंभीर हैं और संगीन रुख इख्तियार करते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जब से नरेंद्र मोदी हुकूमत इख्तिदार पर आई है, फ़िरक़ा परस्ती को उरूज हासिल हुआ है और जो हालात यानी इंसानियत से वाक़यात हो रहे हैं वो एक अमन पसंद इंसानों के लिए बहुत ही ख़तरनाक बात है, ख़तरनाक रुझान है। और दूसरी बात यह है कि कौम परस्ती के नारे लगाए जा रहे हैं और तो मैं समझता हूँ कि ये कौम परस्ती के नारे जो नाम नहाद और खुद साख्ता नारे हैं, एक हिंदुत्व की तरफ हिंदुस्तान को ले जा रहे हैं या हिंदुत्व की तरफ हिंदुस्तान को ढकेल रहे हैं। इस बारे में मैं चाहूँगा कि आप मुल्क के हालात के साथ साथ ये भी बताएं कि तेलंगाना में जो हालात हो रहे हैं, यानी ख़ास तौर पर सियासी इंतखाबी रवैया जो अपोजिशन जमातों के साथ अपनाया जा रहा है, उस बारे में आप क्या कहते हैं? रियाज साहब, आपने सवाल पूछा कि अब मौजूदा मुल्क के हालात क्या हैं, ये मुल्क किस तरफ जा रहा है और ये मुल्क में कहाँ तक तरक्की हुई और ये मुल्क के अंदर चल क्या रहा है। तो दरअसल बात यह है, मैं आपको बता दूं कि ये मुल्क जिस मकसद के लिए बना था, जिस मकसद के लिए इस मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, जो हमारे रहनुमा थे, चाहे गांधी हो, चाहे मौलाना आज़ाद हो, चाहे मोहम्मद अली जौहर हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे अशफाक़ उल्लाह खान हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो, उनके ख्वाबों की तकमील इस मुल्क के अंदर नहीं हो रही है। ये मुल्क लगातार नफ़रतों की राजनीति के अंदर ढकेला जा रहा है। यहाँ लगातार जो इस तरह से अंग्रेज़ों ने यहाँ पर डिवाइडेड रूल का जो नारा दिया, आज भी वही फ़लसफ़े के तहत ये मुल्क को चलाने की कोशिश की जा रही है। ख़ासतौर जब से मोदी सरकार हुकूमत संभाली, जब से तो देखिए मुल्क के हालात तो पूरी तरह से बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। ये तो विदेशों में जाकर घूमने वाले हमारे मोदी जी, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, इंडियन कल्चर की बातें करने वाले, हिंदुस्तान की सखावत और तहज़ीब की बातें करने वाले, सारे देश दुनिया के कई सौ देशों को ये जा चुके हैं और जाकर वहाँ पर बोल कर क्या आ रहे हैं। वहाँ पर बोलते हैं कि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कल्चर वाला कंट्री है, जहाँ पर सेकुलरिज़म है, जहाँ पर रिपब्लिक है, जहाँ पर सबके साथ न्याय होता है, लेकिन ये झूठ बोल कर आते हैं वहाँ जाकर। लेकिन जबकि दुनिया देख रही है कि मुल्क के मौजूदा हालात क्या है, जो ये बोल रहे हैं उससे बिल्कुल अलहदा हालात आज इस मुल्क के हैं। क्योंकि यहाँ पर इस मुल्क के अंदर एक जानवर के नाम पर इंसान का कत्ल किया जाता है, यहाँ पर इस मुल्क के अंदर लव जहाद का नारा दिया जाता है, घर वापसी का नारा दिया जाता है, यहाँ पर वंदे मातरम नहीं पढ़ने वालों को मारा जाता है और भारत माता के नाम पर मारा जाता है और यहाँ पर देश से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, नेशनल एंटी नेशनल की बातें की जाती है। यहाँ पर लगातार टॉलरेंस का नारा दिया जाता है। ये लगातार ये देश के अंदर जिस तरह से ये हम हालात को आज देख रहे हैं, ये देश पूरी तरह से इक्साइयत की तरफ नहीं बल्कि अलहदा और नफ़रतों की तरफ ये देश बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहा है। क्योंकि जब मोदी सरकार ने इलेक्शन से पहले नारा दिया, सबका साथ सबका विकास और अच्छे दिन आएंगे, हर एक के घर में खुशहाली होगी और हर जगह लोगों को तरक्की मिलेगी और उनके साथ उनकी ही बात सुनी जाएगी। लेकिन जब ये सत्ता में आने के बाद हम देखते हैं इनका सबका साथ सबका विकास वाला नारा ही बदल गया। हाँ, जैसे ही सत्ता में ये आए तो हमने देखा कि इन्होंने सब में पहले नारा दिया घर वापसी का, उसके बाद नारा दिया लव जहाद का, उसके बाद नारा दिया यहाँ पर वंदे मातरम का, उसके बाद नारा दिया यहाँ पर भारत माता का, उसके बाद नारा दिया यहाँ पर देशभक्ति का। तो ये सारे लोग इस उलझा के रखने में कोशिश की। ना तो इनकी इकोनॉमिकल पॉलिसी क्लियर थी, इनकी इकोनॉमिकल पॉलिसी की तो थू हो रही है दुनिया के अंदर। जिस तरह से डॉलर बढ़ते जा रहा, आज की रिपोर्ट है डॉलर 74 रुपये हो गया है।
रुपया घटते जा रहा है मार्केट के अंदर, और जीडीपी को बोल रहे हैं कि हमने जीडीपी को इतने परसेंटेज बढ़ा दिया। अगर जीडीपी देखेंगे गुज़िश्ता हुकूमतों से, मोदी सरकार के अंदर इनके जो नीतियाँ थी, चाहे जीएसटी हो, चाहे डिमोनिटाइजेशन हो, चाहे इनके नए पॉलिसी एफडीआई के नए पॉलिसीज हो, उसके तहत हिंदुस्तान की जीडीपी भी गिर गई। हिंदुस्तान दुनिया के अंदर जो तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क था, आज तेज़ी से गरीबी की तरफ आने वाला मुल्क बनते जा रहा है। यहाँ पर युवा बेरोज़गार हैं, यहाँ पर लगातार इस देश के अंदर 45 करोड़ युवा बेरोज़गार हैं। और आपको एक बात बता दूं, ये मुल्क के हालात है क्या, मौजूदा हालात, अगर हम यहाँ के बेरोज़गारों की बात करें तो एक 1000 पोस्ट के लिए अगर उत्तर प्रदेश के अंदर एक नोटिफिकेशन निकलता है क्लर्क का, 1000 नौकरियाँ निकलती है, तो यहाँ पर 25 लाख लोग अप्लाई करते हैं, जिसके अंदर इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, और जिसके अंदर लॉयर्स होते हैं, जिसके अंदर पीएचडी होल्डर किए हुए होते हैं। पियून की नौकरी के लिए यहाँ पर 25 लाख युवा अप्लाई करते हैं। तो देखिए इस देश की क्या हालत है, मौजूदा हालत क्या है इस देश के अंदर। इनके वादे मुकम्मल हुए क्या? इनके जो वादे थे 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देंगे, ये आज तक नहीं मिल पाया। ये 15 लाख रुपये देने की बात की, आज तक मिल नहीं पाया। उल्टा लोगों के डिमोनिटाइजेशन कर जेब से पैसा चुराया गया और बैंकों में पैसा डालकर उसका ये एक फाइनेंस कैपिटल को मेंटेन करने के लिए, बैंकिंग को बचाने के लिए, कुछ बैंक खसरा में थे, कुछ बैंक नुकसान में थे, उनको बचाने का काम किया। डिमोनेटाइजेशन के नाम पर हज़ारों करोड़ों रुपए लेकर मालिया देश से भाग गया और नारो मोदी भाग गया। बहुत सारे लोग, अंबानी जैसे लोगों को राफेल डील के अंदर करोड़ों रुपए का फ़ायदा पहुंचाया गया। ये सारे जो हम मंजर देख रहे हैं, तो देश के मौजूदा हालात पूरी तरह से बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। देश के अंदर इस तरह से मौजूदा हालात हैं कि यहाँ पर देश के अंदर देश को बर्बाद करने की नीतियाँ लाई जा रही है। और साथ साथ यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर लोगों को टारगेट कर दलित माइनॉरिटीज़ को टारगेट कर यहाँ पर कुछ फ़िरका परस्त ताकतें काम कर रही है, जिसके अंदर ABVP, RSS, बजरंग दल और हिंदू युवा वाणी ये लोग नारा देते हैं इस देश के अंदर रहना है तो मोदी भक्त बनना होगा, इस देश के अंदर रहना है तो वंदे मातरम का नारा देना होगा, इस देश के अंदर रहना है तो RSS जो बोल रहा है उसको सुनना होगा, RSS जो पॉलिसी लागू कर रहा है उसको मानना होगा, इस देश के अंदर रहना होगा। तो आपको यहाँ पर हर वो चीज़ को RSS जो कहना चाहता है उसको मानना होगा। तो इन्होंने उसी के तहत यहाँ पर लिखने पढ़ने वालों पर पाबंदियाँ लगाई गई। जो इनके खिलाफ बोला गया तो उन पर गोलियाँ चलवा कर उनको मार दिया गया। हम देखें कि इन्होंने गौरी लंकेश को मारा, नरेंद्र दाभोलकर को मारा, पंसारे को मारा, और कई ऐसे लोग हैं जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे, उनको मारने का काम किया। JNU के अंदर नजीब को गायब करने का काम किया। नजीब जो मोदी के नीतियों के खिलाफ बात करता है और मोदी की नफ़रतों के खिलाफ बात करता है, तो इसको ABVP के गुंडे मारते हैं और मारकर उसको पूरी तरह से उसको मारने के बाद उसको गायब कर देते हैं। वो आज तक भी लापता है। उसकी माँ दर दर की ठोकरें खा रही है कि मेरे बेटे को वापस लाकर मुझे दो। इस तरह से देश के अंदर हो रहा है। ये मौजूदा हालात के अंदर देश पूरी तरह से नफ़रतों की राजनीति के अंदर जल रहा है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर फ़िरक़े को टारगेट कर उनके खिलाफ नफ़रतें फैलाई जा रही है। यहाँ पर सिर्फ इनको सत्ता में आने के लिए 2019 का चुनाव किस तरह से जीता जाए, फिर से सत्ता में आकर इस देश के दस्तूर को ख़त्म कर इस देश के अंदर हिंदुत्व दस्तूर को लाकर इस देश को हिंदुत्व बनाने की कोशिश करने की तरफ ये देश जा रहा है। ये सारी चीज़ें हमें लग रहा है कि देश के अंदर जो डेमोक्रेसी ख़तरे में है, इस देश का जुडिशरी ख़तरे में, इस देश का एजुकेशन ख़तरे में, इस देश का मजदूर ख़तरे में, इस देश का किसान ख़तरे में, इस देश के स्टूडेंट ख़तरे में। सारी देश की जो इतिहास है, जहाँ देश की जो तारीख़ है, देश का जो कल्चर है, देश का जो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें मोदी सरकार के रिग्जन में, मोदी सरकार के दौरे हुकूमत में ये पूरे ख़तरे में आ गए। इसके लिए देश के मौजूदा हालात बहुत ही बुरे हैं। इसके लिए इस मौजूदा हालात से इस देश को निकालने के लिए, इस देश के अंदर नफ़रतों की राजनीति के ख़िलाफ़ एक मोहब्बत की दीवार खड़ा करने के लिए हम सबको काम करना होगा। अगर हम काम नहीं करेंगे तो ये लोग आने वाले दिनों में अपनी राजनीति के मफाद के लिए ये लोग किसी को भी जला सकते हैं, कहीं भी फसाद करवा सकते हैं, कहीं भी किसी को मरवा सकते हैं। ये इनके हाथ में आज माफिया, इनके हाथ में आज कुछ कॉर्पोरेट मीडिया, इनके हाथ में ये सारी चीज़ें, ये लोग जो हर चीज़ को कब्ज़ा करना चाहते हैं। इन्होंने एजुकेशन सेक्टर को कब्ज़ा कर लिया, जुडिशरी में भी। जुडिशरी की बात मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख़ में
पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस आकर कहते हैं कि जुडिशली ख़तरे में, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी ख़तरे में, और रातें रात यहाँ पर लोगों को उठाया जाता है घरों से, उनको जेलों में बंद करने किया जाता है। इस दौरे हुकूमत के अंदर तो हमने यहाँ तक देखा कि कातिल खुलेआम रोडों पे घूम रहे हैं, जो मासूम हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको जेलों में बंद कर रहे हैं। तो ये सारे हालात अगर हम मौजूदा हालात अगर इस देश के देखें तो ये देश पूरी तरह से एक फासीवाद ताकतों के हाथ में जा रहा है। यहाँ पर एक फासीवाद लाने की कोशिश की जा रही है, पूरी तरह से यहाँ पर कम्युनल एंगल के अंदर इस देश को ढकलने की कोशिश की जा रही है। और वलीउल्लाह खदर साहब, मेरा तीसरा सवाल ये है कि आपने बहैसियत सदर AISF गैर मामूली खिदमत अंजाम दी है, तलबा के मसाइल को उठाया है, और ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ी तहरीक आपके दौरे सदारत में शुरू हुई थी, ऑक्यूपाई UGC, उसने तो तलबा के हुकूक़ की हिफाजत की है, निगहबानी की है। ख़ास तौर से जब रिसर्च स्कॉलर्स को जो फंड दिया जाना था उससे बंद कर दिया गया था और आपने हुकूमत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, ये भी आपका कारनामा है। इसी तरह से स्मृति ईरानी जो वज़ीर फ़रोग़ इंसानी वसाइल थी, उन्हें भी हुकूमत को बदलने पर मजबूर किया, ये भी आपका कारनामा है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी ज़बानी अपनी कहानी पेश करें। हाँ, रियाज साहब, आपने सवाल किया कि मेरा AISF के सफ़र के बारे में और साथ साथ इन 5 सालों में मेरी कारकर्दगी और कामयाबियों के बारे में आपने किस तरह से काम किया, उसके बारे में आपने सवाल किया। तो मैं आपको सब में पहले ये बात बता दूं कि मेरा AISF का सफ़र के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन में जब 2001 में जब मैं मेंबर बना तो मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट था। बहुत ही जबकि हालात में जब 2001 का टाइम था, आंध्र प्रदेश के अंदर जब चंद्रबाबू नायडू साहब की हुकूमत थी, वैसे टाइम पे जब बहुत सारे स्टूडेंट मूवमेंट भी बहुत एक्टिव थे यहाँ पर, ख़ास तौर पर लेफ़्ट स्टूडेंट मूवमेंट बहुत ही एक्टिव था। उससे ख़ास तौर में जिससे पहले मैं लेफ़्ट ये ऑर्गेनाइजेशन में आने की वजह भी यही थी कि हमारा कोई हमारे घराने का कोई सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन हमारे वालिद साहब काफ़ी दानिश्वर थे, वो काफ़ी सियासत पे अबूर भी रखते थे। बहुत सारी चीज़ों पे वो अपनी बात बखूबी बताते थे, क्योंकि हिंदुस्तान की आज़ादी में के जब वो 14 साल के लड़के थे, उन्होंने करीब से हिंदुस्तान की आज़ादी को भी देखा था। तो वो एक असर रहा हमारे घराने पे कि एक सियासी माहौल तो नहीं था, लेकिन एक सियासत से हमारी वाक़फ़ियत थी। साथ साथ में जब 10th क्लास में था तो हमारी एक उर्दू के सिलेबस में, उर्दू की किताब के अंदर 10th क्लास के अंदर एक सबक हुआ करता था जिसका उन्वान था मज़दूरों का मसीहा, जिसको डॉक्टर आलिया ख़ान ने लिखा था। वो था पूरे मखदूम मुहियद्दीन की ज़िंदगी पर, उनकी हयात पर था। तो मखदूम तो आप तो जानते हैं कि मखदूम मुहियद्दीन हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट पार्टी के बानी भी रहे और साथ साथ एक इनकलाबी शायर भी रहे, उसके साथ साथ एक ट्रेड यूनियन के बहुत बड़े लीडर भी रहे। उनसे मैं काफ़ी, उनकी शायरी और उनकी ज़िंदगी के हालात से मैं काफ़ी मुतासिर हुआ। एक लड़का जो इनकलाब बर्पा करता है, बहुत सारी तेलंगाना आर्म स्ट्रगल, जो तेलंगाना की मुसलसल जद्दोजहद हम जिसको कहते हैं, उसके अंदर वो हिस्सा लेते हैं और फिर एक इनकलाबी शायर बनकर उभरते हैं। तो उनकी शायरी और उनकी तर्ज़ हयात हम मुझ पर बहुत ही काफ़ी असर रखी। हम उनके ख़यालात से हम जुड़ना शुरू हुए, लेकिन वही ख़यालात से हम जुड़ते गए। फिर उसके बाद वरंगल के अंदर जब हमने देखा बहुत सारे स्टूडेंट तहरीकें चल रही थी, एक तरफ माइनॉरिटी स्कॉलरशिप बंद कर दी गई थी, तो वो टाइम पे AISF मूवमेंट चला रहा था, तो हम उसमें शामिल हुए। उसके बाद हम तो एक उसमें हिस्सा लेने के गर्ज से गए थे, हम उसमें हिस्सा लेने की इच्छा से गए थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद लगातार देखे कि ये हकीकत में बात कर रहे हैं, तलबा से जो नाइंसाफ़ियाँ आ रही हैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, क्यों ना हम इसका पूरी तरह से हिस्सा बने। फिर मैंने कॉलेज के अंदर AISF को बनाने का काम किया, वहाँ के नेताओं को बुलाया, फिर मैंने मीटिंग की। तो इस तरह से मैं AISF से 2001 में जुड़ा। एक लंबा सफ़र रहा 18 साल का मेरा, कि उसके बाद मैं डिग्री में जब हुआ तो वहाँ पर सिटी की क़यादत मिली। फिर मैं डिग्री से जब PG में आया तो डिस्ट्रिक्ट की क़यादत मिली। उसके बाद हम कभी क़ायद बनने की गर्ज से इसके अंदर नहीं आए थे, लेकिन हालात ऐसे आते गए और ख़ुद मुझे क़ायद बनने पे मजबूर करते गए। उसके बाद मैं 2012 में AISF का स्टेट प्रेसिडेंट बना अनंतपुर के अंदर। वो भी एक फ़ैसला, तारीख़ी कारनामा था कि एक हिंदुस्तान के बड़ी तलबा तंजीम, जो हिंदुस्तान की पहली तलबा तंजीम है, जो 1936 में बनती है, जिसके पहले
जिसके प्रेसिडेंट जिन्ना होते हैं और जिसके विचार भगत सिंह के होते हैं, जिसको गांधी जी भी इसकी कामयाबी की नेक तमन्नाओं को इजहार करते हैं, मौलाना आज़ाद होते हैं, बड़े बड़े उस ज़माने के आज़ादी के रहनुमा इस तंजीम का हिस्सा होते हैं। इसको बनाने और इसकी इब्तिदा में वो लोग होते हैं। तो ऐसी तंजीम का 2012 में मैं आंध्र प्रदेश स्टेट का प्रेसिडेंट बनना, ये भी मेरे लिए काबिल फ़ख्र की और काबिल मसरत की बात थी। उसके बाद मैं आंध्र प्रदेश के अंदर जब तेलंगाना तहरीक शुरू हुई, जैसा मैं वरंगल में जब डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी था तो मैं काकतीय यूनिवर्सिटी का PhD का स्टूडेंट था। जब तेलंगाना तहरीक चल रही थी तो उसमें भी मैंने बहुत ही जोश और खरोश से हिस्सा लिया। फिर तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी का भी चेयरमैन बना। लगातार कई बार जेल की सोबतें भी मैंने गुजारी। 45 दिन तक मैं जेल में भी रहा। 150 केस मुझ पर लगाए गए। इन सारी तकलीफ़ों को, इन सारी मशक्क़तों को बर्दाश्त करते हुए भी मैंने अपना सफ़र जारी रखा और उसके बाद 2013 नवंबर में मैं हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंदर AISF का कौमी सदर के तौर पर चुना गया। उसके बाद दिल्ली में जाके काम करने का मुझे फरमान मिला, आदेश मिला, तो मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में फिर मैंने संगठन को बड़ी जुस्तजू के साथ इस संगठन को बनाने की कोशिश की। इस संगठन को जो विचार थे, संगठन के जो ख्यालात थे, संगठन की जो आइडियोलॉजी थी, इसका मकसद जो यहाँ के सारे नौजवानों को, यहाँ के स्टूडेंटों को इंसाफ मिले, उनके हुकूक उन्हें मिले, इनसे जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हो, उन नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ लगातार परचम थामे रहे। उन सारी चीज़ों को मैंने दिल्ली में भी आज जो संगठन देख रहे हैं, जो JNU में हो, चाहे DU में हो, चाहे जामिया में हो, चाहे दिल्ली के आसपास के इलाकों में जो संगठन है आज जो मैंने वो मेरे ही काविशों और कोशिशों का नतीजा है, जो आज यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छा ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन एक बन के उभरा। तो उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता AISF के अंदर तकरीबन 5 साल का मैंने वक्त दिया। उसी दौरान ये सारे वाक़यात इस देश के अंदर हुए कि चाहे FTI का इशू हो, जहाँ पर गजेंद्र चौहान को एक RSS के कार्यकर्ता को चेयरमैन बनाया गया, उसको हटाने के लिए हमने काम किया। उसके बाद ऑक्यूपाई UGC हिंदुस्तान की तारीख़ का बहुत बड़ा मूवमेंट रहा, जिसको 150 कंट्रियों ने इसको सराहा, क्योंकि जब नॉन नेट फेलोशिप बंद कर दी गई थी, जिससे स्टूडेंटों का नुकसान हो रहा था, उसके खिलाफ 100 दिन तक हमने UGC को ऑक्यूपाई कर रखा। उसके बाद गवर्नमेंट को उतर कर आना होगा और हमारी मांग को मांगने पर मजबूर होना पड़ा। उसके साथ साथ आपने देखा रोहित वेमुला के सुसाइड के बाद जिस तरह से हमने दलितों के अत्याचार के ख़िलाफ़, दलितों के डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़, छूत छात के ख़िलाफ़ सारे हिंदुस्तान के अंदर हमने मूवमेंट को चलाया। फिर वही मूवमेंट के बदौलत था कि हमने बड़ी 40,000 स्टूडेंट की रैली भी दिल्ली के अंदर की, और उसी को रोकने के लिए उनके रोहित वेमुला के डिमांड जो थे उसको सरकार मानने के बजाय उन्होंने रोहित वेमुला का जो मूवमेंट चला रहे उनको जेलों में डालने का काम किया। जैसे हमने देखा JNU के अंदर जिस तरह से उन्होंने एंटी नेशन के नारे लगे, नेशन के खिलाफ नारे लगे, एक बहाना बनाकर पूरी तरह से एक गेम को रचकर, एक साजिश को रचकर वहाँ पर कन्हैया कुमार, उमर खालिद और अभिमान भट्टाचार्य और कई स्टूडेंटों पर झूठे मुकदमे लगाकर जेल को भेजा। तो इन मुकदमों के ख़िलाफ़ भी, ये सरकार की ये नीति के ख़िलाफ़ भी हम खड़े रहे और लाखों लोगों को, स्टूडेंटों को एक किया और हमने इसकी लड़ाई को आगे ले जाने की कोशिश की। तो जिस तरह से सरकार ने साजिश रचकर इन स्टूडेंटों को जेल में डालने की कोशिश की, उस साजिश के ख़िलाफ़ हमने लड़ाई लड़ी और क़ानूनी लड़ाई भी लड़ी। क़ानूनी लड़ाई के ज़रिए हमने उनको बाहर लाने का काम किया और लगातार देश के नौजवानों ने हमारी लड़ाई का साथ दिया। और ये लोग जो सर्टिफिकेट बांट रहे थे, जो कभी आज़ादी की तहरीक में काम नहीं किए, ABP और बजरंग दल, RSS के लोग, वो कह रहे थे कि आप लोग देश के गद्दार हैं। लेकिन जिसने देश के लिए कुर्बानियाँ दी है, AISF ने, जो 1936 में बनता है, इस देश की लड़ाई लड़ता है, जो पहला स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इस देश के लिए कई नौजवानों की कुर्बानी देता है, उस संगठन पे इन्होंने ये एग्ज़ाम लगाने की कोशिश की कि आप देश के गद्दारी। तो हमने बताया कि देश के गद्दार कौन है और देश के वफादार कौन है, किसने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और कौन आज़ादी की लड़ाई से भाग रहा था। ये सारी चीज़ों को हमने इस देश की जनता के सामने रखने की कोशिश की और एक लंबी लड़ाई हमने लड़ी और इस देश की सरकार के ख़िलाफ़ एक अपोजिशन का रोल हमने प्ले किया और इस
सरकार को झुकना पड़ा और हमारी मांगों को मांगना पड़ा। उसके साथ साथ हमने इस देश के अंदर जो हमारा जो AISF का इतिहास रहा, चाहे मेरा जो उसमें योगदान रहा, मेरा जो उसमें ताउन रहा, एक कार्यकर्ता का हमेशा रहा। हम ज़मीन तक जाते थे, स्टूडेंटों से मिलते थे और लगातार लड़ाइयों को लड़ते थे। और मैं आपको ये बात बता दूं कि हमने इस देश के अंदर ABEP को हर यूनिवर्सिटी में हराने का काम किया, चाहे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया मिल्लिया हो, चाहे पटना यूनिवर्सिटी हो, चाहे JNU हो, चाहे गुजरात यूनिवर्सिटी हो, चाहे अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो। देश की हर यूनिवर्सिटी में ABEP से को चैलेंज किया और ये फ़िरक़ापरस्त ताकतों को हराने का हमने काम किया और इनकी नफरत की राजनीति के ख़िलाफ़ हम हमेशा खड़े रहे। और इसके साथ साथ इस देश के अंदर हमने एक ऐसे कारनामे कर दिखाए कि इस देश की जनता भी हमें कभी भुला नहीं सकती। और ये जो 5 साल का मेरा जो दौर था, कभी भी कोई भी तारीख़ लिखने के लिए कलम उठाएगा तो ज़रूर इस 5 साल को ज़रूर इसके बारे में लिखेगा, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पर देश के नौजवानों पे इतना ख़तरा था, नौजवानों को पकड़ कर अंदर जा रहा था, लोगों को मारा जा रहा था, लोगों को पीटा जा रहा था, लोगों के कत्लेआम किया जा रहा था, गौरक्षा दल के नाम पे लोगों को रोडों पे लाके मारा जा रहा था। तो ये इन चीज़ों से, इन खौफ के ख़िलाफ़ हमने इस खौफ के ख़िलाफ़ हम लगातार अमन का झंडा लेकर इस देश की तरक्की के लिए, इस देश के अंदर अमन को बर्पा करने के लिए हमने लड़ाई लड़ी। और ये 5 साल मेरे कामयाब रहे। और साथ साथ इसके अंदर हमने कन्हैया जैसे लोगों को इस देश को दिया, और कई ऐसे कायदीन को हमने इस देश को दिया जो इस देश के आने वाले मुस्तकबिल को तेज करेंगे। इस देश की राजनीति के अंदर ये लोग एक अहम भूमिका देंगे, एक अहम कारनामा देंगे। और इस देश को जिस मकसद के लिए, जिन शहीदों के ख्वाब थे, उन शहीदों के ख्वाब की तकमील के लिए ये लोग काम करेंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ आप तमाम लोगों से मैं फिर से एक बार AISF के फार्मर नेशनल प्रेसिडेंट से आपसे अपील करता हूं कि आप लोग जिस तरह से इंजीनियर बनना चाहते हैं, जिस तरह से डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिस तरह से आप अलग अलग शोबों में काम करना चाहते हैं, इसके लिए सियासत को भी एक शोबा बनाइए। अगर अच्छे लोग सियासत से दरकिनार होंगे तो ये सियासत के अंदर ख़राब लोग, सियासत के अंदर जाहिल लोग इस सियासत को कब्ज़ा कर लेंगे और कब्ज़ा कर उनकी नीतियों के ज़रिए अपनी पॉलिटिक्स को डिसाइड करेंगे और उसकी नीतियों के ज़रिए इस देश को बर्बाद करने का काम करेंगे। इसके लिए नौजवानों से और मैं ख़ास तौर स्टूडेंट्सों से अपील करता हूं कि आप अपनी अपनी जगह पर सियासत को भी एक हथियार बनाइए, सियासत को भी एक अपनी ज़िंदगी का मुस्तक़बिल के अंदर सियासत को भी अपना एक मकसद बनाइए और सियासत में आइए और एक अच्छी सियासत को आप और हम सब मिलकर बनाते हैं और इस देश को एक नए देश की तरफ ले जाते हैं, इस देश को दस्तूर की तरफ ले जाते हैं, इस देश को अमन की तरफ ले जाते हैं, इस देश को तरक्की की तरफ ले आते हैं, इस देश को ऐसा देश बनाते हैं जिसकी मिसालें सारी दुनिया के अंदर दी जाए। धन्यवाद, आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहरहाल नाज़रीन, हमने मुलाकात की है हमारे आमने सामने प्रोग्राम में सैयद वलीउल्लाह क़ादरी से। उन्होंने बहुत ही बेहतर अंदाज़ में, बहुत ही प्यारे अंदाज़ में तलबा के मसाइल को पेश किया, तलबा के मसाइल को उजागर किया और हुकूमत का जो रवैया तलबा के ताल्लुक़ से उसे पेश करते हुए उन्होंने बताया कि तलबा किस तरह, हिंदुस्तानी तलबा परेशानी का शिकार है, उन्हें किस तरह मसाइल का सामना करना पड़ा है। ख़ास तौर पर हमारी जो रिसर्च फील्ड है उसमें हुकूमत किस तरह लापरवाही बरत रही है और हुकूमत ने तालीम के लिए जो बजट मुख्तस किया है उसके बारे में भी वलीउल्लाह क़ादरी ने बहुत ही प्यारे अंदाज में, बहुत ही जामे अंदाज में ये बात बताई है। वलीउल्लाह क़ादरी ने बहुत ही अच्छे अंदाज में ये भी बताया है कि मुल्क आज किस तरह के हालात से गुजर रहा है, मुल्क में किस तरह बेचैनी पैदा की जा रही है और फ़िरक़ा परस्त, खुद को कौम परस्त ज़ाहिर करते हुए किस तरह हिंदुस्तान को तबाही व बर्बादी की जानिब ले जा रहे हैं। वलीउल्लाह क़ादरी ने, जब मैंने तीसरा सवाल किया था अपने बारे में AISF के सदर की हैसियत से उनके कारनामों के बारे में, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में बताया कि 5 साल के दौरान उन्होंने क्या किया है और तलबा बरादरी को किस जानिब ले जाने में कामयाबी हासिल की है और तलबा तहरीक को उन्होंने कौन सी सिमत अता की है। इसी के साथ मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद और सैयद वलीउल्लाह क़ादरी अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।